गेम जिहाद केस, एनआईए की जांच तेज। नाबालिगों के धर्म परिवर्तन की घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अब चिंता जताई है। गेमिंग एप्लीकेशन से धर्मांतरण की जांच और तेज हो चुकी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक पत्र लिखा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को यह लेटर लिखा गया है और फोर्टनाइट डिस्कार्ड गेमिंग ऐप की जांच की मांग की गई है। 10 दिन के अंदर जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है। एनआईए की टीम यूपी पुलिस की मदद कर रही है। आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होगा ताकि वो विदेश न भाग पाए। वहीं शाहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश में कई राज्यों में रेड भी की जा रही है। तो सवाल वही, गेम का नाम, जिहाद का काम। जाकिर की टूल, शाहनवाज की किट, गाजियाबाद से देहरादून तक जिहाद का जाल। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। गेम जिहाद का केस, एनआईए की जांच तेज। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड, कई स्टेट में रेड। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इन पूरे मामलों को लेकर के बेहद सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी प्रकार से धर्मांतरण में लिप्त है, उस पर कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जनता को जागरूक किया जाए ताकि ऐसी गतिविधियां अंजाम न दी जा सके। विदेश भागने की कोशिश, जारी होगा लुकआउट नोटिस। यूपी से उत्तराखंड तक लव जिहाद का जाल। मैं हिंदू महिला हूँ और वो हिंदू बन के मुझसे बोला कि मैं आपको जॉब देना चाहता हूँ। कौन? नाम उसने रेहान चौधरी बताया था, लेकिन उसका मैंने आधार कार्ड देखा तो उसका नाम रेहान था। जहां स्थानीय लोगों ने देर रात एक विशेष समुदाय के युवक को 2 नाबालिग युवतियों के साथ त्यूणी में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों के दिल में डर, चलेगा बुलडोजर। अब हम ये चाहते हैं कि उस इंसान को पकड़ के फांसी दी जाए। दूसरा, जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर इस पे कड़ी सजा नहीं होती है तो इस प्रकार के जो तथ्य हैं ये दोहराए जाते रहेंगे, इनकी प्रवृत्ति होती रहेगी और इसको अब किसी भी कीमत में संत समाज और हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें फिल्में बनाई जा रही हैं, 72 हूर बनाई जा रही हैं और द कश्मीर फाइल्स बनाई जा रही है, केरला स्टोरी बनाई जा रही है। तरह तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, ईसाइयों को प्रताड़ित करने के लिए। अब ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट भी इसी में आ गया है। और अब वक्त है बहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखे हैं जो 3 राउंड्स में हम अपने सभी पैनलिस्ट से पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 सामने रखिए। सवाल हम ये पूछेंगे, जाकिर की टूल क्या शाहनवाज की किट थी? सरहद पार बैठा भारत का दुश्मन जाकिर नाइक क्या कोई टूल किट तैयार कर रहा है और शाहनवाज जैसे लोग उसे भारत में अंजाम दे रहे हैं? सवाल नंबर 2, गेम जिहाद की चैट, नाबालिग ट्रैप, खास तौर पर नाबालिग बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है। चैटिंग और गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से उनके अंदर जिहाद का जहर घोला जा रहा है। सवाल नंबर 3, गाजियाबाद से देहरादून तक जिहाद का जाल। यूपी हो, उत्तराखंड हो या फिर देश के कई राज्य, लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ से भी एक मामला सामने आया है जहां पर एक नाबालिग बच्चा ऐसे ही गेमिंग ऐप की ट्रैप में फंस गया। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिला सिंह जी है, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी है, नेता एसपी, हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी भी हमारे साथ होंगे। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल धर्मेंद्र सिंह आपसे यही, जाकिर नाइक जो इंडिया में पूरी तरीके से बैन है, भारत के दुश्मनों में से एक है, उसका नाम सामने आ रहा है इस गेमिंग ऐप के थ्रू क्योंकि उसी के वीडियो दिखाए जा रहे थे। क्या कोई टूल किट है जो सरहद पार बैठकर तैयार कर रहा है? शाहनवाज उर्फ बद्दो जैसे लोग भारत में नाबालिग हिंदू बच्चों को ट्रैप कर रहे हैं। बहुत दिन तक देश में ही रहा और किसी गैर कानूनी काम में लिप्त है और भारत का के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई किसी दूसरे धर्म के मामले में उसकी इच्छा के विरुद्ध छेड़छाड़ करता है, कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ उसके साथ कार्रवाई हो। और जाकिर नाइक अगर इस तरह कर रहा हो, यहाँ गेमिंग ऐप कर रहे हैं तो सरकार कहाँ थी, सो रही थी। ये सरकार जो है
जानबूझ करके उसको ये सूट करता हो, इस तरह की चीजों को मौका देती है, इस तरह की चीजें आए और उसका जो है धार्मिक लाभ लिया जाए। सबसे ज्यादा तो ठीक है, तो आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ही ऐसी चीजों को बढ़ावा देती है ताकि उसका धार्मिक लाभ लिया जा सके। अनिला सिंह, ये तो सरकार पर आरोप है, आप इसे रोकने की बात कह रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन की बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप ही को धार्मिक लाभ लेना है, जानबूझकर हवा दी जाती है ऐसी चीजों को। मेरी सबको राम राम। और ये कुछ नहीं, मैं कहूंगी एक कूप मंडूक मानसिकता है। इनको लगातार जैसे एक मेंढक होता है ना, कुएं में घूमता रहता है, वो टर 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 करना है इनको। कोई भी इस प्रकार की जब घटना सामने आती है उसको भारतीय जनता पार्टी से ये जोड़ना चाहते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जनाब, ये बात जो है समाज की है और समाज की चिंता का विषय है। ये इस प्रकार का जो धर्म परिवर्तन किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हमारी जो नासमझ उम्र की जो बेटियां हैं उनको बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये समाज की चिंता है। ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोएक्टिव होकर कुछ बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पे लगा देंगे। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मेहताब उस्मानी भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मेहताब उस्मानी जी, जाकिर नाइक का इस पूरे मामले में नाम सामने आया क्योंकि इस गेमिंग ऐप के थ्रू उसी के वीडियो दिखाए जा रहे थे बच्चों को, उसके बाद इस्लामिक रीति रिवाजों, नमाज पढ़ाना और फिर धर्मांतरण के लिए कह देने की बात थी। तो क्या जाकिर नाइक जैसे लोग ही भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश तैयार कर रहे हैं जहां निशाने पर नाबालिग हिंदू बच्चे हैं? तो मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यही सवाल एचएस रावत जी आपसे। देखिए आस्था जी, ये जो षड्यंत्र है ये हिंदुस्तान के बाहर से एक्टिव है। पाकिस्तान का हर दूसरा आदमी वीडियो बना रहा है यूट्यूब के ऊपर और वहां के चैनलों पे एक जिहाद चालू है कि वो 2050 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनकी सोच का हिस्सा है, उसके लिए उनको फंडिंग भी होती है और वो फंडिंग इंडिया में भी होती है और यहाँ के मदरसे और मस्जिदों को भी आती है। यानी उनका पूरा हर तरीके से जो सोच है वो इस प्रकार से लगी हुई है कि लव जिहाद के एंगल से और किसी प्रकार से इस प्रकार की गेम ऐप के माध्यम से उनका ब्रेन वॉश करो, और चाहे टेररिस्ट के माध्यम से, यानी उनका ब्रेन वॉश करके हमला कराओ। तीनों चारों पांचों तरीके से कोई रास्ता ये ऐसा नहीं छोड़ रहे जो गजवाए हिंद को, यानी इनकी एक पॉलिसी। तो आप ये मान रहे हैं कि ये गजवाए हिंद की ही तरफ बढ़ने वाला एक कदम है जिसे सीमा पार से कुछ नापाक लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं और देश में बैठे हुए शाहनवाज उर्फ बद्दो जैसे लोग इसको हमारे समाज में जहर की तरफ फैला रहे हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक वत्स जी, विपक्ष आखिर इस बात को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि वाकई यहां पर नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? वरना गेमिंग ऐप के माध्यम से धर्मांतरण का किस्सा कितना नया था, नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। देखिए आस्था जी, रावत जी ने ठीक कहा है। ये गजवाए हिंद के तहत जो इनके गेम प्लान है उसमें एक प्लान में ये भी आता है कि यहाँ पर हिंदू लड़कियों को अपने मोह जाल में फंसाओ, लव जिहाद में फंसाओ और उनका धर्मांतरण करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। और ये जब से मोबाइल आया है, जो इन बच्चों के हाथ में ये मोबाइल गया है और इसमें जो ये गेमिंग ऐप सब है, ये तरह तरह के जो गेमिंग ऐप हैं ये बहुत जानलेवा है। इसी तरह के गेम से बहुत के बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है, बहुत से फंस भी जाते हैं जी। ये लव जिहाद के एंगल में। और ये बाकायदा सिर्फ उत्तराखंड और यूपी तक सीमित नहीं है, इसका जाल पूरे देश में फैल चुका है। अगर इसकी तहकीकात होगी तो हर जगह से क्योंकि एक मामला चंडीगढ़ से भी सामने आया है, वहां पर भी एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। अब एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में ये फैल चुका है और इसको रोकना समाज का भी कर्तव्य बनता है। हर जगह पुलिस और सरकार से ही सब अपेक्षा न रखें, कुछ हमारी भी अपनी जिम्मेवारी होती है। लेकिन वो जिम्मेदारी आलोक जी तभी पूरी होगी, धर्मेंद्र सिंह जी तभी पूरी होगी जब पहले हम इस समस्या को मानेंगे। ये है
पर अनफॉर्चुनेटली देश का विपक्ष ऐसा कहता वो नजर नहीं आ रहा। आप बार बार धार्मिक पॉलिटिक्स की बात छेड़ देते हैं। इस तरह से आप सीमा पार बैठे दुश्मनों की मदद नहीं कर रहे क्या? धर्मेंद्र सिंह, ठीक है आलोक जी, धर्मेंद्र सिंह को जवाब देने दीजिए, बोलिए। आस्था जी, ये देश संविधान से चलता है। ये धर्मगुरु बैठे विद्वान है, इनको अपने धर्म पे विश्वास ही नहीं है, अपनी रीत रिवाज और नीति पर विश्वास ही नहीं। कितना डरे हुए हैं कि वो पाकिस्तान से बैठ के और विदेश से बैठ करके वो गजवाए हिंद बना देगा और इस्लामिक बना देगा। अरे कम से कम अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हमारा धर्म इतना मजबूत है, हमारे रीत रिवाज, रहन सहन, हमारी विचारधारा। डिजिटल एज है, यहाँ कोई पाकिस्तान में बैठा हो, कनाडा में बैठा हो या फिर इराक में बैठा हो, वो सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। और आप इस बात को समझिए, इस बार खास तौर पर नाबालिग बच्चों को ही टारगेट किया जा रहा है, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सके। उनको मालूम है कि बच्चे गेमिंग में इस हद तक इन्वॉल्व रहते हैं कि वो पॉइंट स्कोर करने के लिए या किसी त्वरित फायदे के लिए अलग अलग राउंड्स को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो इसी साइकी का फायदा उठा रहे हैं। आस्था जी, ये सरकार क्या कर रही है, आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अब आप सब कुछ सरकार पर डाल देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता धर्मेंद्र जी, ठीक है मामले को इन्वेस्टिगेट करना, ऐसे लोगों को अरेस्ट करना सरकार का काम है, लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका है? जो बात आलोक जी कह रहे थे, ये सिर्फ सरकार का विषय नहीं है, ये पूरे समाज का विषय है। आतंकी, इसे विपक्ष को समझना होगा, इसे एक एक परिवार को समझना होगा, हर एक माता पिता को समझना होगा। और आप जैसे लोग धारा के उलट अगर अपने विचार ऐसे ठूंसते रहेंगे तो इस तरह तो सीमा पार बैठे दुश्मनों की मदद हो जाएगी। नहीं आस्था जी, सनातन संस्कृति इतनी कमजोर है क्या? इस तरह से यहाँ बैठे विद्वान नाबालिग बच्चों की बात हो रही है धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र जी, नाबालिग बच्चों की बात हो रही है। आपकी सरकार और पुलिस क्या कर रही थी? सनातन संस्कृति को कमजोर करने का काम अंदर ही बैठे लोग कर रहे हैं, इतना डरा करके। इनको अपने विश्वास, अपनी रीत पे, नीति पर, सनातन पर विश्वास ही नहीं है, और बाहर बैठे हुआ व्यक्ति कोई इस तरह से। तो आपका ये कहना है धर्मेंद्र सिंह जी कि कोई नाबालिग बच्चा किसी गेमिंग ऐप में पढ़कर, हिंदू बच्चा, वो कल को नमाज पढ़ने लग जाए तो वो सही है? ये धर्मगुरुओं को सोचना चाहिए, ये धर्मगुरुओं को सोचना चाहिए आखिर वो बच्चा ट्रैप में क्यों आ गया। वो नाबालिग है और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं देश के दुश्मन। एच.एस. रावत जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी, आप जैसे लोगों के कारण ही तो देश गुलाम हुआ था, जो जयचंदों के कारण। आज आप ये को सोचने के लिए मजबूर नहीं है, आप सोचने की तरफ नहीं जा रहे कि किस प्रकार से हमारे बच्चों को विदेशी लोग, विदेशी ताकतें किस प्रकार से सनातन धर्म को कुचलना चाहती हैं। आपका मोह तो अपनी वोटों के लिए मुसलमानों की तरफ है। टोपी आप पहन लेते हैं, आप उनको पार्टियां आप देते हैं, आप गौरी गणेश की जो वहां पर पूजा होती थी ज्ञान वापी के अंदर, उसको आप लोग रोक देते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट तो मिलेगी ना। सिमी जैसे लोगों के, आतंकवादियों को आप छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं एफआई जैसे पीएफआई लोगों की आप मदद करते हैं, तो कम से कम अपने आप पर जिम्मेवारी तो लीजिए ना। सनातन धर्म को तो आप भी मानने वाले हैं, इसलिए आप इसको इस तरीके से ना लें कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने तो पकड़ा है इन लोगों को, सरकार न पकड़ती तो काम कैसे चलता। इसलिए आप लोगों को समझना होगा, आपकी पार्टी को समझना होगा, इतना मोह मत रखिए इन लोगों के साथ कि हिंदू धर्म का विनाश हो जाए और विनाश के कगार पर चला जाए। ठीक है, अनिला सिंह जी, घूम फिरकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है इस मुद्दे पर। उसका कहना है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट करना सरकार का काम है, क्यों नहीं बैन होती ऐसी एप्स? ये सरकार को नहीं घेर रहे, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे फर्क समझिए अच्छी तरीके से। फर्क ये है कि इनको सीधे सीधे राजनीति करनी है और राजनीति के लिए इनको तुष्टीकरण करना है, और ये वही कर रहे हैं। सरकार ही तो प्रोएक्टिव है, तभी तो ये सारी चीजें पकड़ी जा रही हैं। अभी अभी इन्होंने सनातन के विवेक को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि सनातन इतना कमजोर है। बिल्कुल कमजोर नहीं है साहब, बिल्कुल भी कोई कमजोर नहीं है। कुछ तो बात है हमारी हस्ती में कि मिटती नहीं। सनातन को तो चूर चूर करने के लिए सदियों से प्रयास किया गया है, परंतु आज जिंदा है तो सनातन है, मजबूत है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अगर हम अभी 1 साल की बात करते हैं, 13 लाख कुछ जो है धर्म परिवर्तन किए गए, तो 8 लाख कुछ जो है उनको वापस सनातन में लेकर आ गए, पर फिर भी 5 लाख कुछ जो है अभी इस्लाम धर्म अपनाए हुए हैं। तो ये परंपरा गलत है। ये बात केवल सनातन की नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर बहला फुसलाकर अगर किसी और भी धर्म का व्यक्ति या बच्चे को किसी और धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है तो वो भी गलत है। पर आप लोगों को केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। मुझे बहुत गर्व है, एक सेकंड आस्था जी, मुझे बहुत गर्व है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि वो कानून लेकर आ गए।
इंटेलिजेंस कन्वर्जन जो कानून है वो लेकर आ गए। 8 से ज्यादा जो राज्य है भारत में, वहां पर इस प्रकार का कानून है, तो ये समस्या है ना, इसीलिए तो कानून है। ठीक है अनिला जी, इस प्रकार की बहकी बातें ये लोग करते रहते हैं। और इस बीच हमें सैयद जवाद भी ज्वाइन कर चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत स्वागत है जवाद आपका न्यूज 18 पर। और सवाल चर्चा हम यही कर रहे हैं कि जाकिर नाइक के वीडियोस गेमिंग ऐप के थ्रू इंडिया में दिखाए जा रहे हैं और देश का विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ सरकार का काम है। आपको नहीं लगता जब नाबालिग बच्चों के दिमाग को कैप्चर करने के लिए गेमिंग ऐप का इस्तेमाल हो रहा है, सरहद पार कोई दुश्मन हमारे बच्चों पर इस तरह नजर बनाए हुए है, तो सामाजिक रूप से इसे सोचना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, हर एक माँ बाप, हर परिवार की जिम्मेदारी है। नहीं, आप आस्था जी, सरकार किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार। सरकार तो बस आप सवाल ना करिए सरकार से। भाई सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनसे सवाल मत करिए, आप सवाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब आपको पता होगा भारत के अंदर टिकटॉक था, उसको बैन किसने करा? टिकटॉक भी तो चीज थी ना, बैन हुई ना भारत के अंदर। क्या कर रहा है सूचना प्रसारण मंत्री? और अगर ये समस्या है तो क्या कर रहा है गृह मंत्रालय? ये समस्या है ना। फालतू आप इनसे अनिला सिंह जी सवाल करेंगी, वो बात को कहीं घुमा देंगी। अरे सरकार इसलिए चुनते हैं कि जवाबदेही तय कर सके, लेकिन जवाबदेही क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, उसमें तो सवाल ही अब करना जो है सरकार से बड़ा मुश्किल है। जैसी सरकार से सवाल तो जाकिर नाइक जैसे लोग, सही है जवाद जी, जाकिर नाइक जैसे लोग अगर कोई टूल किट तैयार करते हैं कि अब गेमिंग ऐप के थ्रू नाबालिग हिंदू बच्चों को कैप्चर करना है, उनके दिमाग में अपनी विचारधारा भरनी है, और शाहनवाज और बद्दो जैसे लोग इंडिया में बैठ करके उसकी मदद करते हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसमें कोई क्या धार्मिक एंगल ढूंढना चाहिए? नहीं, संविधान देखिए, हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं और संविधान के अंदर सारी चीजें हमको दी गई हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक बात है या किसी के ऊपर कोई भी बात हुई है तो संवैधानिक तौर पे सरकारों को ये हक है कि संविधान के दायरे के अंदर रह करके आप कार्रवाई कर सकते हैं। इस देश के अंदर कोर्ट है, अदालत है, लेकिन उसमें फिर धार्मिक एंगल नहीं ढूंढना चाहिए, ये मेरा सवाल था। आस्था जी, आप बात पूरी होने नहीं देती हैं। अभी आपको आप क्या करते हैं ना, सवाल को बड़े सफाई से बचा के निकल जाते हैं, बात आप कह देते हैं लेकिन सवाल स्किप कर जाना चाहते हैं। मैंने पूछा कि उसमें कोई धार्मिक एंगल तो नहीं ढूंढेगा ना, गलत होगा ना धार्मिक एंगल ढूंढना। जवाब दे दूं? जवाब बोलिए। अभी आपको छोटा सा बताता हूँ, यहीं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, हुआ था ना। और इसी वो जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना हंगामा करा कि एक दिल्ली के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। वो कौन सा धर्मांतरण हो रहा था साहब? और उसके बावजूद अभी भी प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं। और कौन से लोग कर रहे हैं उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब तो चूड़ी जिहाद, गेम जिहाद, अब पता नहीं कौन कौन सी जिहाद की नई नई डेफिनेशन आ गई। लेकिन केंद्र सरकार कुल मिलाकर इन सारी घटनाओं को झुटला रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें धर्म मत खोजिए। एक तरफ कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, दूसरी तरफ समस्या किस जगह है आप चाहते नहीं उस पर खुलकर बात हो। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष होगा। आपने अपनी बात रख दी, अब अनिला जी जवाब देंगी इस बात का। अब अनिला जी जवाब देंगी। जवाब जी, अनिला जी इस बात का जवाब देंगी। अनिला जी बोलिए। नहीं, आईना दिखाया, भाग खड़े हुए। अब जवाब सुन लीजिए ना जवाब। देखिए, ऐसा है कि शायद सैयद जवाब साहब को पता ही नहीं होगा। अगर मैं 2023 की बात कर लेती हूँ तो अरे सुन लीजिए, इस फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा जो है ऐप जो है वो बैन हो चुके हैं। आए दिन जो है जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है नजर रखता है, और चाहे वो NIA है वो भी नजर रखता है, और इसी कारण इस प्रकार के जो एप्स हैं वो पकड़ में आते हैं और एक्शन लिया जाता है। अगर पकड़ में नहीं आते तो एक्शन में नहीं लिया जाता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब हम इस देश की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र से ऊपर है? हमने तो कभी भी अपने आप को राष्ट्र से ऊपर नहीं समझा। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और आप लोग छोटी राजनीति पर का तूल बना लेते हैं। आप लोग अपराधियों में भी धर्म ढूंढ लेते हैं। आज जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को बरगला के, इसकी कड़ी निंदा ना कर आप कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है। किस देश में रह रहे हैं साहब? कौन सी मानसिकता लेकर बैठे हुए हैं? और ये सच्चाई है कि इस देश में, मैं सब मुसलमानों के विषय में नहीं कह रही हूं, परंतु हाँ, साजिश है, कुछ मुसलमान उसमें हैं जिन पर नजर रखी जाती है। गजवा हिंद का
जो एक इनका मकसद है उस पर आज भी काम हो रहा है। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। गजवाए हिंद का नाम आपने भी लिया और यही चिंता एच.एस. रावत भी जाहिर कर रहे थे, जो पाकिस्तान में बैठ करके कुछ आतंकी ग्रुप्स के सरगना जो भारत के दुश्मनों में से एक है, वो लगातार इस प्लानिंग पर काम करते रहते हैं। और सवाल आप सबके सामने अब जो हम रखने जा रहे हैं, गेम जिहाद की चैट, नाबालिग ट्रैप, चुन चुन कर नाबालिग बच्चों को इसमें ट्रैप किया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी, बच्चों को बचाना तो सबकी जिम्मेदारी है ना? आस्था जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि इस तरह का कोई गैर कानूनी काम हो रहा था तो मैंने पहले भी कहा कि सरकारें क्या कर रही थी। दूसरी कि कोई आती शिकायत करती तब इनके संज्ञान में आता, इसका मतलब इनका पर्यवेक्षण शून्य है, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दूसरा, कोई संविधान के विरुद्ध काम करता है, चाहे जो हो, जो करने वाले लोग हैं उनको सहयोग करने वाले लोग हैं। ये डिबेट करने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी को इसके राजनीतिक लाभ लेने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कौन मना कर रहा है? कोई भी संविधान विरुद्ध काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। किसी के जबरन धर परिवर्तन करा रहा है, किसी को गलत तरीके से प्रलोभन दे करके, भारत के संविधान में, और आज से नहीं, ये 1947 में रिसाला जो का प्रकाशन हुआ था 1947 में, 594 में से व्यवस्था दी गई। उसके बाद भारतीय दंड संहिता के पार्ट 16 में डिटेल में दिया गया है। तो संविधान के और आईपीसी के तहत जो कार्रवाई होनी है ये सरकार को करनी चाहिए थी, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ठीक है, आप सरकार को घेर रहे हैं, आप सरकार को घेर रहे हैं। आलोक वत्स जी, विपक्ष बार बार संविधान का हवाला दे रहा है, कानून का हवाला दे रहा है, लेकिन एक बार भी इसके पारिवारिक पहलू और बतौर विपक्ष इतने संवेदनशील मुद्दे जो कि नाबालिग बच्चों से जुड़ा है, ये कहने को तैयार नहीं है। धार्मिक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ही कहने को तैयार नहीं है कि सबकी जिम्मेदारी है। आलोक वत्स जी, मैं सम्मानित नेता धर्मेंद्र सिंह जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि बार बार ये सरकार को दोषी ठहराते हैं, तो अतीक अहमद जो 40 साल तक अपना साम्राज्य चलाया और मुख्तार अंसारी ने, वो आपकी सरकार उस समय क्या कर रही थी? आप तो सरकार में थे, क्या किया आपने? क्या किया आपने? तो आपकी भी सरकार, अरे आपने एसपी का ट्रांसफर कर दिया, आपने हर जगह उसको संरक्षण दिया। आप बार बार आपके कारण वो पला बड़ा इतना बड़ा हुआ, आप लोगों का पूरी संलिप्तता थी उसमें। क्या बात कर रहे हैं? और यूनिवर्सिटी लोगों की जमीन लूट कर बना ली, ये सब में आप लोगों का हाथ था। आप बात क्या कर रहे हैं? आप पहले आईना देखिए, सब सरकार उठाइएगा। ये पहली सरकार है जिसने वहां पर इन चीजों पर रोक लगाई, माफियाओं को दबाया, लैंड माफिया को दबाया, लिकर माफिया को दबाया, शिक्षा माफिया को दबाया, सारे लोगों को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। और गजवाए हिंद का सपना देखने वाले आपके संरक्षण में जो लोग पल पड़ रहे हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया है। आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आप किस मुंह से ये बात बोल रहे हैं? आप दोनों शांत हो जाइए, आपसी बाद में मत उलझिए। सैयद जवाद, ठीक है, आप हाथ उठा रहे हैं, आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके साथ मेरा सवाल, उसका भी जवाब दीजिएगा। पहले सवाल ये कि इस तरह गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करके अब नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश करके कोई धर्मांतरण कराया जाता है, तो इस तरह से उस धर्म की साख भी तो गिरती है ना? देखिए, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, पहली बात, और मैं राजनीतिक इसके पीछे के पस मंजर जानता हूं, क्योंकि मैं राजनीति को समझता भी हूं, राजनीति को पढ़ता भी हूं। देखिए क्या है, एक अलग तरीके का नैरेटिव और एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स जो है वो भारत के अंदर चल रही। इससे भी आप इनकार मत करिएगा कि धर्म के आधार पर सियासत हो रही है। ये तो मानेंगे आप, भारत के अंदर धर्म के आधार पर सियासत होने लगी, पहले भी होती थी, लेकिन अब कुछ वर्षों के अंदर ज्यादा होने लगी। आप ये सोचिए कि कोई केस हुआ, ठीक है, चाहे कोई भी एक केस उठा लीजिए, अभी आप देखिए लखनऊ के अंदर क्या हुआ है, कोर्ट के अंदर चीजों पर, लेकिन सवाल नहीं कर सकते आप। अब अगर कोई इस तरीके की घटना आई है, 420 की घटना आई है, तो हमारे देश के अंदर संविधान है, कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन है, अदालतें हैं, सरकार है ना, एक साथ। बिल्कुल ठीक कहा। बस मेरे इस बात का जवाब दे दीजिए, अब वही कानून अपना काम करके अगर शाहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार करता है, उसके परिवार पर को गिरफ्तार करता है, तो क्या कोई मुस्लिम संगठन ये तो कहता नजर नहीं आएगा ना कि देखिए जी ये तो हमारे धर्म पर हमला हो रहा है? संविधान को संविधान की तरीके से काम करना चाहिए। नहीं, देखिए ये तो कहने वाली बात नहीं है। आज की मौजूदा दौर के अंदर अल्पसंख्यकों को फंसाने के लिए नए नए हथकंडे, प्रोपोगंडे अपनाए जा रहे हैं,
और हमने तमाम अदालतों के अंदर ये देखा है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल जेल में रहने के बाद जो उनके करियर खराब हो गए 20-20 साल के बाद, उनको बड़ी अदालतों से सर्वोच्च न्यायालयों से ये कहा गया कि इनको जबरन फंसाया गया। उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा जिसके 20 साल चले गए? ठीक है, आप कार्रवाई करिए, देश की सुरक्षा का मामला है, उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटा जाएगा। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत सबसे पहले है। लेकिन उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में कोई लोग अगर राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो उनकी क्या सजा होना चाहिए, उसके ऊपर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ठीक है, अनिला सिंह जी, देखिए ऐसा है कि जो इनकी चिंता है ना कि कोर्ट में केसेस जो हैं उनका डिस्पोजल जल्दी नहीं हो पाता, ये केवल भाई ये केवल मुसलमानों की बात नहीं है, आप जनरली बात कहिए। और वाकई में आज की तारीख में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग है जिनका फैसला आना है। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं है, यहाँ डिस्पोजल ऑफ केसेस की बात है। और यहाँ पर किसी भी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था, ये तो राज्य का मुद्दा होता है ना। बाकी जगह क्या हो रहा है, कभी हिसाब किताब स्टैटिस्टिक्स लेकर बैठे हैं। पर हाँ, चक्कर ये है, अभी आप कह रहे हैं ना धर्म के ऊपर राजनीति, धर्म के ऊपर राजनीति, आपकी गलती नहीं है। जब भी कभी सनातन या भगवा की बात होती है तो धर्म के ऊपर राजनीति हो जाती है। और जो राजनीतिक दल तुष्टिकरण की बातें करते हैं या वो राजनीतिक दल जो जिनके नाम में ही मुसलमान लिखा हुआ हो, वो तो किसी भी प्रकार की धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे मेरा भारत, हमारा राष्ट्र जो है धर्म के आधार पर ही तो बना था, इसके टुकड़े धर्म के आधार पर ही तो हुए थे। और आज आप कह रहे हैं कि अगर सनातन की बात करोगी अनिला सिंह, या सनातनी को उसका धर्म परिवर्तित होता है तो अनिला सिंह आप धर्म की राजनीति कर रही हैं। नहीं साहब, मैं अपने राष्ट्र की बात कर रही हूं, मैं अपने समाज की बात कर रही हूं, और धर्म के आधार पर ही ये राष्ट्र बना था। तो इस प्रकार से उंगली उठाना बंद करिए और आप अपने धर्म से ऊपर जो है वो राष्ट्र को समझिए, राष्ट्र को पहले प्यार करिए। राष्ट्र है साहब तो आप हैं, एक अच्छा मुसलमान बनने का प्रयास करिए। जवाद जी, नहीं, अनिला सिंह जी ने बहुत अच्छी बात करी। मुझे बताइए, जनसंघ के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी इख्तियार आई, किसने 92 के पास से मस्जिद और मंदिर के नाम की राजनीति स्टार्ट करी? किसने जो है मंडल और कमंडल की राजनीति स्टार्ट करी? बताइए कौन से मुसलमान उसमें आगे थे? बताइए, जवाब देंगे। और आज भी कौन से लोग कह रहे हैं कि फलाने के गद्दारों अच्छा होता जवाब साहब आप ये भी कहते कि कुछ दलों ने ऐसी भी राजनीति करी कि हमें वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, फिर देख लेना तुम्हारा क्या होगा। ऐसी भी राजनीति हुई है, हर तरफ से राजनीति हुई है। चिंता जाहिर कर रहे हैं तो आप सारी चिंता जाहिर करिए। एक पार्टी ने दशकों शासन सिर्फ इसी बूते किया है, हमें वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। आस्था जी सुनिए, आस्था जी, जैसी मैं बोलता हूँ आप बीच में सवाल दाग देती हैं, लेकिन जब अनिला सिंह बोलती हैं तो आप खामोश रहती हैं। क्योंकि अनिला सिंह आप ही की बात का जवाब दे रही है ना, और उसके बाद आपने हाथ उठाया, मैंने आपको मौका दिया, पूछिए सवाल। अब धर्मेंद्र सिंह जी हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। धर्मेंद्र सिंह जी, अरे भाई अनिला सिंह को काउंटर करूंगा, आप ठीक है, आपने काउंटर कर दिया, लेकिन जब आपने फैक्ट्स रखने शुरू किए तो पूरे फैक्ट्स रखिए ना। आप भी तो एक ही पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। अनिला सिंह जी फैक्ट रख रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाद जी बात आ गई आपकी, धर्मेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले धर्मेंद्र जी। हाँ जी, आस्था जी, अनिला जी अच्छा होता बताती कि हमारी सरकार क्या रही है। अनिला जी की ज्यादा जिम्मेदारी थी, सरकार की तरफ बैठे, केंद्र में भी राज्य में भी, लेकिन वो नहीं बोल पाई। हाँ, ये जरूर पहुंच गई कि इनको चूंकि संविधान में विश्वास नहीं है, ये बंटवारे तक पहुंच गई कि बंटवारा किस आधार पर हुआ। इसका मतलब क्या संविधान बदलना चाहते हैं? किस आधार पर हुआ? इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज अच्छा होता कि चुपचाप मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि 1947 में पहुंचने के बजाय 2023 की बात करिए, क्योंकि ये हमारे समाज से जुड़ी बात है और देश के भविष्य से जुड़ी बात है। नाबालिग बच्चों का अगर इस तरह ब्रेन वॉश होगा और गेमिंग के थ्रू होगा, सीमा पार बैठे कुछ दुश्मन अपने टूल किट को हमारे ही लोगों से, हमारे ही बच्चों के खिलाफ अप्लाई कराएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है पक्ष विपक्ष को एक होकर के कड़ी कानूनी कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह बात सिर्फ देश से ही नहीं हमारे बच्चों से जुड़ी है जो देश का भविष्य है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, इस शो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।